हेलो एवरीवन, जैसा कि आप हमें देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा लॉ से रिलेटेड ही रहेगा। इसमें जो हम टॉपिक पे आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड जो केसेज होते हैं जो वर्क प्लेस और वुमेन से रिलेटेड हैं, तो उसकी प्रिवेंशन मतलब बचाव, प्रोहिबिशन मतलब कि इसके लिए बचाव टाइप ही हो ये भी, ठीक है, मतलब परहेज टाइप, एंड रिड्रेसल जैसे कि इसके लिए इलाज। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट था ये जो बना था 2013 में बना था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा 2013 रिलेटेड टू वर्क प्लेस। ओके, एंड इसमें ये है कि जो कोई भी मैन है, सॉरी वुमेन है, शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी प्लेस। ठीक है, तो ये जो एक्ट लाया गया 9 दिसंबर को लाया गया 2013 को। ठीक है, 9 दिसंबर हम इसे इस तरह याद रखेंगे। 25 दिसंबर को जैसे कि क्रिसमस होता है, तो उसके मतलब जैसे कि 16 दिन पहले ये दिसंबर को आया था, 16 दिन पहले। ठीक है, ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव के लिए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके मतलब कोई उससे रिलेटेड कोई आपके लीगल रेमेडी है उसके लिए, ठीक है, इसमें फॉलो करता है। और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या होता है कि शोइंग पोर्नोग्राफी, कोई भी सेक्सुअली किसी को भी कलर रिमार्क्स करना, जैसे कोई काली, किसी को काली कह दिया कि तू काली है, तेरे पे कौन लाइन मारेगा। कभी कल लड़कियां भी लड़कियों को ऐसे बोल देती हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है। और कभी कल लड़के भी बोल देते हैं तू तो काली है, तू तो भद्दी है, तू तो मोटी है, तू तो छोटी है, तेरे से कौन प्यार करेगा। ऐसे टाइप के जो वचन होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो काफ़ी एक इंसान को बुली करते हैं। तो ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। ठीक है, एंड डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, जैसे कि ए वन नाइट स्पेंड, कि तू मेरे साथ वन नाइट स्पेंड कर ले। ठीक है, तो मेरे लिए मतलब जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, वो बन जा तू मेरी। ठीक है, तो ये होता है कि सेक्सुअल फेवर मांगना। ठीक है, और फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांस, जैसे कि उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाना, या उसकी जैसे गर्दन, हाथ पे बिना बात टच करने की कोशिश करना, मतलब कोई मतलब ना हो, बिना बात पे टच करते रहना, उसको घूरते रहना। ठीक है, ये सारे आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में। ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस है, इसका जो सब सेक्शन है 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज अमॉन्ग अदर सर्कमस्टांसेज। तो इसमें जो बात लिखी गई है वो ये बताया गया है, इसका जो पूरा कंक्लूजन है वो ये है कि इन हर एम्प्लॉयमेंट जो उसको प्रेफरेंशियल जो ट्रीट देना चाहिए उसके बारे में है। ओके, एंड इम्प्लाइड और उसके जो ह्यूमिलेटिंग जो ट्रीटमेंट, जो उसकी हेल्थ और सेफ्टी को लेके जो ह्यूमिलेटिंग हुआ है उसको भी ट्रीटमेंट करना, क्योंकि उसका कभी कभार मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। मतलब अगर लड़कियां फिजिकल इंजर भी होती है, मेंटली इंजर भी होती है, तो उसके लिए भी इसको कहीं ना कहीं उसको बचाव करना। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। वर्क प्लेस होता क्या है? वर्क प्लेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, या कोई भी एंटरप्राइज हो सकता है, ऑफिस ब्रांच हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है वर्क प्लेस की। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट वेंचर अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिश सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनिट हो गई, सर्विस प्रोवाइडर हो गई। ठीक है, तो कमर्शियल तौर पे प्रोफेशनल हो गया, वोकेशनल, एजुकेशनल। ठीक है, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो वो भी इसमें मतलब हो सकते हैं वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है, एनजीओ भी हो सकता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वोकेशनल हो, चाहे सप्लाई सेल का काम हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, हर तरीके की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है वो भी वर्क प्लेस हो सकता है। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी वर्क प्लेस में फॉलो करते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग प्लेस है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जहाँ लोग काम करते हैं वो भी वर्क प्लेस के अंदर फॉलो करता है। ठीक है, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey. Okay, a dwelling place or a house. Okay, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वर्क प्लेस में। एंटरप्राइज जो होती है आउंड की जाती है इंडिविजुअल द्वारा या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर द्वारा, या एंगेज किया जाता है प्रोडक्शन में, सेल ऑफ गुड।
ठीक है, तो जो यहाँ एंटरप्राइज की बात कही गई है, जहाँ लोग काम करते हैं और उनकी संख्या 10 से कम हो, तो वो भी इसमें वो होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, लेकिन वो भी वर्क प्लेस में आता है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा, ये एक्ट किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? ये जो प्रोटेक्टेड है, ये जो एक्ट बनाया गया है एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए है। जो भी वुमेन होती है वर्क प्लेस पे काम करती है, डोमेस्टिक वर्कर के रूप में होती है, तो वो जेंडर न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल ये एक्ट नहीं है। ये स्पेशली जो प्रोटेक्शन देता है सिर्फ वुमेन्स को देता है। ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, तो वो क्या है? इंटरनल कमेटी जो है, लोकल कमेटी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूटेड की जाती है डील विद द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस वेयर द वर्कर्स आर नॉट टाइम। ठीक है, तो to constitute by an order in writing a committee to be known as internal complaint committee। ठीक है, तो जो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इन डिस्ट्रिक्ट कंसर्न में अ कमेटी टू बी नॉन एज लोकल कंप्लेंट कमेटी के रूप में वो जानी जाती है। ठीक है, तो डी ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है डेजिग्नेटेड होगा वो नोडल ऑफिसर के द्वारा हर ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, रूरल द्वारा और ट्रिब्यूनल एरिया द्वारा और वार्ड द्वारा और म्यूनिसिपैलिटी द्वारा। ठीक है, अर्बन एरिया में टू रिसीव कंप्लेंट करेगा और फॉरवर्ड करेगा कंसर्न लोकल कंप्लेंट को कमेटी को 7 डेज में। तो जैसे कि 7 डेज में जो भी कंप्लेंट होती है उसको लोकल कमेटी को मतलब कंसर्न लोकल कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट को देना होता है, अपने ब्लॉक में देना होता है। ठीक है, तो ताकि जल्दी जल्दी इसका केस पे कोई एक्शन हो। ओके, व्हाट इज द फंक्शन, जो इसमें 7वां क्वेश्चन है कि जो लोकल कमेटी का क्या फंक्शन है। तो हैरेसमेंट से जो रिलेटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो कंप्लेंट है, वेयर द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नॉट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाएगी 10 वर्कर से कम हो तो। ठीक है, तो 10 वर्कर से यदि कम है तो जो कमेटी है हैज नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, नहीं की जाएगी। और यदि कंप्लेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयर के तो भी इफ़ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, तब भी कमेटी नहीं की जाएगी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब जो कमेटी के जो मेंबर हैं वही ऐसे काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी जो कमेटी है तो अलग कमेटी बिठाई जाएगी, उन्हीं को नहीं बिठाया जाएगा क्योंकि वो भी इनमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो यदि 10 वर्कर से लेस है वहाँ का जो स्टाफ है उसमें ही कमेटी है, तब भी ये कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होगी। ठीक है, जो 8th क्वेश्चन है कि जो लोकल कमेटी की जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ पे है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के में एक्सटेंड की जा सकती है एरिया में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड हो। ओके, 9th क्वेश्चन है हु कैन मेक कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो भाई ये बताया गया है कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट कौन कर सकता है, उसके रिलेटिव भी कर सकते हैं, उसके फ्रेंड को वर्कर भी कर सकते हैं। नेशनल कमीशन जो वुमेन है, ये स्टेट वुमेन कमीशन है, तो वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, एनी पर्सन जो भी किसी भी को भी इस घटना का बारे में पता तो वो लिखित में इस घटना को बता सकता है। See, if the aggrieved woman is unable to make a complaint account of mental incapacity, यदि कोई भी मतलब जो लड़की है उसकी मतलब यदि वो पागली होगी है या इस स्थिति में नहीं कि वो अपनी स्थिति को बता पाए। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं लाइफ में, हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते, हम नहीं बता पाते कि हम कितनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उस समय किसी और को ये हेल्प करनी पड़ती है। तो वो भी हमारे फेवर में कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कर सकता है कंप्लेन। कोई स्पेशल एजुकेटर हो वो भी कंप्लेन कर सकता है, कोई साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो वो भी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो कोई गार्डियन अथॉरिटी हो मतलब जो ट्रीटमेंट और केयर मतलब कर सकती है वो भी कंप्लेन कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट जॉइंटली विद हर रिलेटिव और फ्रेंड और स्पेशल एजुकेटर, तो क्वालिफाइड जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है और गार्डियन है, अथॉरिटी है, वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। डी, इफ़ द एग्रीव वुमन इज डैट, यदि एग्रीव वुमन मर गई है जिसको दुख पहुंचा है, तो उसके जो लीगल हेयर है, जो भी मतलब उसके कानूनी मतलब रूप से उसके मतलब उत्तरदायी हैं। ठीक है, जैसे इसके माँ बाप होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, कोई भी होता है जो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इस इंसिडेंट का पता चलते ही रिटन में कंसेंट दे। ठीक है, और लिखित में कंप्लेन करें।
ओके और ये जो कंप्लेन है ये एग्री वुमेन के फेवर में लिखित में कंप्लेन की जा सकती है किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी इस इंसिडेंट को जानता हो। ठीक है, तो कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि जो ललिता वर्सेस जो स्टेट ऑफ यूपी है तो इसमें मैंडेटरी है कि 154 जो सीआरपीसी है इसके तहत पुलिस एफआईआर करेगी और जो एफआईआर की उसकी कॉपी का आपको फ्री में देगी। यदि आपको वहाँ से भी राहत नहीं मिलती तो आप अपने डीएसपी जो होंगे, आपके एसपी जो होंगे, पहले तो एसएचओ के पास जाना पड़ेगा, फिर डीएसपी जो या एसपी है उसके पास जाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली कंप्लेंट जाएगी एसएचओ के पास जो आपका नज़दीकी थाना है आपके एरिया का, फिर जाएगी एसपी या आपके स्टेट में डीएसपी होगा तो उसके पास जाएगी। यदि वहाँ से भी कुछ ना बने पहले 7 दिन का आप वेट करिए, एसएचओ ने कोई कंप्लेंट पे आपको कुछ दिया या नहीं दिया आंसर। और जो भी कंप्लेन करे पोस्ट ऑफिस द्वारा लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं, लिखित में उनको भेज सकते हैं, उनको मेल भी कर सकते हैं। वैसे अपने देश में मेल इतना काम नहीं करता, मेल जो एड्रेस हम भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजिएगा अपनी कंप्लेन। यदि इस पर 7 दिन में एक्शन नहीं होता तो डीएसपी एसपी को भेजिए, यदि इस पर भी एक्शन नहीं होता तो 7 दिन मतलब 14 दिन के बाद आप जाइए 156(3) की जो एप्लीकेशन होती है कोर्ट में मूव करिएगा तो उसके अंदर 200 जो सीआरपीसी है मतलब सेक्शन है जो भी है, ठीक है, तो उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी और उसको मतलब वो ये भी कहा जाएगा कि आप एफआईआर करें और केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन है जो भी अच्छी तरीके से फेयर तरीके से करिए, नहीं तो आपके ऊपर भी 166(1) के तहत आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी जिसमें इम्प्रीजमेंट 2 साल का है, साथ में आपको जुर्माना भी देना होगा मतलब पुलिस वालों को जो भी इस केस में मिले होंगे गलत तरीके से। ठीक है, तो जो 10वां क्वेश्चन है, इज देयर अ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कंप्लेंट अंडर द एक्ट। तो जो एग्री वुमेन है फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट को 3 मंथ में इंसिडेंट के। ठीक है, यदि वो किसी कारण से देर हो भी गई है तो मतलब इस डेट से, ठीक है, तो एंड इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एक्सीडेंट। तो जो भी इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है तो वो उसको लिखित में राइट करेगी, लिखेगी और इसको एक्सटेंड कर सकती है, इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकते 3 मंथ से, उसको इसमें ही एक्शन लेना होगा और सेटिस्फाई करना होगा उसको मतलब कि सर्कमस्टांसेस जो भी है बेकार हुई है विच प्रिवेंटेड फ्रॉम द वुमेन, जो मतलब वुमेन को बचाया जा सके फ्रॉम फिलिंग कंप्लेंट विद इन रिक्वेस्ट पीरियड। ठीक है, रिक्वेस्ट पीरियड के टाइम में। ओके, जो 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइलिंग जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, तो वो इंटरनल कंप्लेंट जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, जो भी है कंप्लेंट कैन बी मेड इन राइटिंग में की जा सकती है। लोकल जो कंप्लेंट कमेटी है, ठीक है, इफ़ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, यदि कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाती है कंप्लेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयर के तो ये लिखित में देनी होगी। ठीक है, ओके, यदि कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो जो प्रेजिडिंग जो ऑफिसर है या कोई भी मेंबर है, ठीक है, तो इंटरनल कमेटी का या चेयरमैन है या पर्सन जो भी है लोकल कमेटी का, तो वो रीजनेबल असिस्टेंट को कोई भी होगी तो वुमेन तो उसको कंप्लेंट लिखने के लिए कहेगा ताकि इंटरनल कमेटी के पास ये कंप्लेंट जाए। ठीक है, तो जो डी है इसमें ये बताया गया कि जो कंप्लेन है जो जो फाइल की गई है तो जो ये कंप्लेन है सबमिट की जाएगी कंप्लेंट कमेटी को, 6 कॉपी कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट की विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, उसके नाम और एड्रेस के साथ, विटनेस के, तो ये सबमिट की जाएगी कंप्लेंट के समय 6 कॉपी। ठीक है, ओके, जो 12th क्वेश्चन है वेदर द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी कैन टेक स्टेप फॉर सेटलमेंट। ओके, जो इसमें रिसीविंग जब कंप्लेंट होती है तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी क्या करती है कि भाई जो केस है बिफोर इनिशिएटिंग इन एक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी होने से पहले सेक्शन 12 जो कहता है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमेन, यदि कोई स्टेप लेना चाहे कि सेटल करने का मामला का दोनों रिस्पोंडेंट और उसके बीच, तो थ्रू कांसिलेशन के थ्रू, तो वो सेक्शन 11 के अनुसार समझौता कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा है कि जो सेटलमेंट है वो कॉन्सिलेशन तक जब पहुंचता है तो उसके बीच क्या होता है। तो इंटरनल जो इसमें कमेटी है जो सेटलमेंट करवाती है तो वो रिकॉर्ड रखेगी सेटलमेंट का। ठीक है, और ये जो सेटलमेंट है फॉरवर्ड किया जाएगा एम्प्लॉयर को और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी कि इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। ठीक है, तो और ये जो कॉपी है सेटलमेंट की प्रोवाइड की जाएगी एग्री वुमेन को भी और रिस्पोंडेंट को भी, क्योंकि उनके पास भी एक एविडेंस रहे कि हाँ आपका समझौता हो चुका है। तो ये था अभी पार्ट 1 है ये। अभी 2 इसके ऊपर हम अभी बनाने वाले हैं
और लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या होता है। ये जो बुक प्रोवाइड की गई है अमित शर्मा सीजीएम द्वारा प्रोवाइड की गई, तो थैंक्स टू अमित शर्मा सीजीएम, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सीजीएम है पानीपत के। तो थैंक्स टू अमित शर्मा सीजीएम को। एंड जो हमारा जो चैनल है दिवांशी.com, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो यूट्यूब चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिजिटल लिटरेसी ज्ञान को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हमारा जो सोशल मीडिया है जैसे कि दिवांशी के नाम से ही DEEVAANSHI, DEEVAANSHI, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करिएगा। तो आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, इसके लिए आप हमें जितना जितना हो सके शेयर करिएगा। साथ में हमें मोटिवेट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे भी आप ज्वाइन करिएगा, हमारे जितने भी चैनल है उसको भी ज्वाइन करिएगा। और अपने जो भी टॉपिक है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप सोशल मीडिया पे भी हमें बता सकते हैं आपके जो टॉपिक है कि आप किसी विषय पे जानना चाहते हो। तो ये सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 पे भी वीडियो बनने वाली है।